फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच इज नॉट ट्रू अबाउट द रिकर्शन। इसमें से रिकर्शन क्या होता है, जो हम खुद से कॉल करते हैं, कॉल बाय इटसेल्फ, मतलब जो हम चीजें खुद से कॉल करते हैं। जैसे कि अगर हम रियल लाइफ के एग्जांपल से जोड़ें तो रियल लाइफ का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे हमारी मिरर इमेज, हम लोग जो खुद से देखते हैं अपने आप को, वो क्या है, एक तरह से टेक्निकल टर्म में रिकर्शन। कॉल बाय इटसेल्फ, जो फंक्शन खुद को अपने कॉल करे वो रिकर्शन में आता है। अब पहला पढ़ते हैं, बोल रहा है लेकिन नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है। We can replace a recursive function by a non-recursive function। recursive function non-recursive function से replace हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है कि हाँ recursive function non-recursive function से replace किया जा सकता है। The memory space taken by the recursive function is more than that the non-recursive function। जो memory space होता है recursive function में, वो non-recursive function से ज़्यादा होता है, सही बात है। The process of recursion make it easier for a user to understand a program। जो प्रोसेस होती है रिकर्शन की, वो बहुत ईजी होती है, मेक इट ईजियर फॉर यूजर, यूजर के लिए समझना ईजियर होता है, प्रोग्राम को समझने के लिए यूजर के लिए समझना ईजी होता है। मतलब हम खुद से अपने आप को कॉल करा रहे हैं, कॉल बाय इटसेल्फ, कोई भी फंक्शन अपने आप को कॉल करा रहा है तो उसको हम रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। अगला है रनिंग अ रिकर्सिव फंक्शन इज मोर रैपिडली एज कम्पेयर टू नॉन रिकर्सिव। ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रनिंग जो रिकर्सिव फंक्शन है, मतलब एक तरह से बोल रहा है जो एग्जीक्यूट होगा रिकर्सिव फंक्शन, यानी जो कॉल खुद से होगा। जैसे कि मैंने बोला मैंने नॉर्मली कोई भी एक फंक्शन बनाया, जैसे मैंने बनाया a इक्वल्स टू c प्लस डी। अब मैंने यहाँ पर ये डेफिनेशन में भी दे रखा है और मैं इसी को a को ही वापस से कॉल करा रही हूँ, a ही कॉल हो रहा है मेरा। तो यहाँ पे ये बात हो गई रिकर्सिव फंक्शन की, मतलब वो कॉल खुद से हो रहा है। तो जो कॉल खुद से हो रहा है वो रिकर्सिव फंक्शन है, और जो खुद से कॉल नहीं हो रहा यानी कॉल बाय इटसेल्फ नहीं हो रहा, वो नॉन रिकर्सिव फंक्शन में आता है। अब ये बोल रहा है कि क्या रनिंग, मतलब लास्ट में देखिए आप कि ये तो बात बिल्कुल ही गलत होगी ना कि रिकर्सिव फंक्शन जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है, नॉन रिकर्सिव फंक्शन बाद में एग्जीक्यूट होता है यानी मोर रैपिडली। तो ये बात बिल्कुल गलत होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202, द आउटपुट ऑफ द बिलो। इसका आउटपुट हमसे पूछ रहा है, और आउटपुट हम लोगों को पूरा सॉल्व करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि ऑप्शन हमारे किस तरीके के। ये बोल रहा है कि आउटपुट किस तरीके का देखेगा। याद रखना कि जो टाइप फंक्शन होता है वो हमें हमेशा डिक्शनरी की फॉर्म में आउटपुट देता है। डिक्शनरी की फॉर्म में मतलब ये हमारे इंडेक्स जो बी पे है, बी में हमारे इंडेक्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए की वैल्यू क्या है 1, कॉमा ऐसे। इधर की डिक्शनरी का मतलब होता है ना की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा a, और a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, ठीक है, कॉमा b, और b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। तो इस तरीके से हमारा इसका आउटपुट आएगा। तो जो टाइप वाला फंक्शन होता है, टाइप वाले फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो हमारा एज ए डिक्शनरी की फॉर्म में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203 की तरफ चलते हैं। द आउटपुट ऑफ अ बिलो, आउटपुट पूछ रहा है, इसका हमें आउटपुट बताना है। तो देखो भाई, जब हम सम करेंगे तो जो भी सम फंक्शन होता है वो हमेशा लिस्ट में होता है, यानी अगर लिस्ट की बात हो, जैसे मैंने लिखा 3 2 5, तो इसका सम हो सकता है। लेकिन अगर मैंने नॉर्मली सम को एज अ टपल की फॉर्म में बनाया तो उसका वो सम इंटरनली नहीं करेगा। हम लोग नॉर्मली अगर बोले a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2 और सम इज इक्वल्स टू a प्लस b, और फिर इसको प्रिंट करा दें तो यहाँ पर सम हो जाएगा। या फिर हम लिस्ट की फॉर्म में अगर हम सम को देते हैं तो हो जाएगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट टपल के अंदर देते हैं तो ये कॉल नहीं होगा, ये परफॉर्म नहीं होगा या एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा एरर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 256 प्लस करो कितना हो जाएगा, देखो 13। तो 2 प्लस 5 प्लस 6 इज टू कितना हो गया 13। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, पहला एरर, दूसरा 13। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204 की तरफ चलते हैं। 204 बोल रहा है द डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा डिक्लेरेशन इनकरेक्ट है? तो जो स्टार्टिंग में हम लोग जो डैश होता है वो लगा सकते हैं। स्टार्टिंग में हमारा ये डैश लगा हो सकता है। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जब पाइथन की स्टार्टिंग के जब क्वेश्चंस कराए थे तो मैंने आपको ये बात ऑलरेडी बता दी थी कि जो स्टार्टिंग के जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे यहाँ पे इस तरीके से कॉल किए जा सकते हैं। इसमें से देखो भाई,
ये भी ठीक है हमारा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा आएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा नन ऑफ दी एबव, इसका आंसर। और आपको मैंने नॉर्मली एक चीज बताई थी, मैं वापस से बताना चाहती हूँ कि जो हमारे आइडेंटिफायर होते हैं, तो जो आइडेंटिफायर होते हैं उसमें ये इसको बोलते हैं अंडरस्कोर। तो यहाँ पे अंडरस्कोर हमारे स्टार्टिंग में लगे हो सकते हैं। स्टार्टिंग में हमारे अल्फाबेट्स हो सकते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर कोई भी हो सकते हैं। उसके अलावा हम अब हमारे आइडेंटिफायर क्या नहीं हो सकते, वैल्यू हम किस में पास नहीं करा सकते, हम स्टार्टिंग में नंबर नहीं दे सकते, हम ऐसे नहीं दे सकते, हम A1 बराबर A ऐसे नहीं दे सकते, हम स्टार्टिंग में कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ स्पेशल सिंबल में एक ही चीज यूज कर सकते हैं अगर हमें यूज करना है, दैट इज अंडरस्कोर। तो हम सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, उसके अलावा हम कोई भी आइडेंटिफायर में कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं दे सकते एज फर्स्ट लेटर में तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर 205 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 बोल रहा है भाई, विच नॉट अ कीवर्ड, इसमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है? तो इसमें से हमारा वेल जो है वो कीवर्ड नहीं है, राइस कीवर्ड है, ट्राई कीवर्ड है, विद कीवर्ड है, उसके अलावा हमारे एंड कीवर्ड हो गया, EXES को कीवर्ड हो गया हमारा, नॉट कीवर्ड हो गया, पास कीवर्ड हो गया हमारा, हमारा डेल कीवर्ड हो गया, डेफ कीवर्ड हो गया। ठीक है, तो इतने सारे ये सारे इसके अलावा हम इन, इज, लैम्डा, ठीक है, और हमारे और भी होते हैं एल्स, एलिफ, इफ, एल्स, एलिफ, ये हमारे सारे कीवर्ड के अंदर आते हैं। इसके अलावा रिटर्न अगर हम बात करें, रिटर्न हो गया हमारा, प्रिंट हो गया, ठीक है, फॉर, वाइल, ये ग्लोबल, लोकल, ये सब हमारे कीवर्ड में आते हैं, लेकिन वेल नाम का कोई भी कीवर्ड नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 206 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 में बोल रहा है, देखो ये हमारा पहली चीज, ये डिक्शनरी है भाई, पहचान लेना। जब हमारे की और वैल्यू की फॉर्म में दिया हो तो यानी ये डिक्शनरी का काम कर रहा है। अब बोल रहा है कि जो इसका आउटपुट आएगा डेल एक्स का, वो क्या आएगा? द डेल मेथड डज नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम डिक्शनरी। तो डेल मेथड डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो डेल मेथड डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात बिल्कुल मतलब गलत ही है एक तरह से। सच में डेल मेथड एग्जिस्ट करता है, और ये बोल रहा है नहीं, जब डेल मेथड डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है, ये बोल रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बात तो ऑब्वियसली बात है कि ये तो गलती हो गई। द डेल वर्ड डिलीट द वैल्यूज प्रेजेंट इन अ डिक्शनरी। तो जो डेल होता है वो डिलीट करने के लिए यूज होता है डिक्शनरी में। तो ये बात हमारी गलत हो गई। जो हम डिक्शनरी में जो डिलीट करते हैं वो डेल के द्वारा नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगी। उसके अलावा द डेल वुड डिलीट ऑल द कीज ऑफ डिक्शनरी, यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इस डेल का मतलब ये थोड़ी ना कि हमें सारी डिक्शनरी में जितनी भी वैल्यूज हैं सबको डिलीट कर दो, ना ही यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये डेल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ऐसा भी कुछ नहीं बोल रहा। द डेल वुड बी डिलीट ऑल द कीज इन वैल्यूज, तो कीज को डिलीट कर सकता है, वैल्यूज को नहीं कर सकता। तो डेल वुड बी डिलीट ऑल द कीज इन द डिक्शनरी, डेल वुड बी डिलीट ऑल द। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझने की हैं, कुछ चीजें क्या समझने की है, वैसे तो मैं ये चीजें बता चुकी हूँ बहुत बार, लेकिन फिर भी आप एक बार और सोच लीजिए। मैं नॉर्मली आपको दो टर्म पढ़ा चुकी हूँ, म्यूटेबल और इनम्यूटेबल। म्यूटेबल और इम्यूटेबल में मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में भी बताया था, और नहीं तो लास्ट 1 क्लास में जरूर बताया होगा। ये म्यूटेबल और इनम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? म्यूटेबल मतलब होता है वी कैन चेंज, और इनम्यूटेबल का मतलब होता है वी कांट चेंज। ठीक है, ये इम्यूटेबल की बात हो रही है, ये म्यूटेबल की बात हो रही है। अब म्यूटेबल में क्या क्या चेंज हो सकता है? म्यूटेबल में हो सकता है हमारी, म्यूटेबल मतलब वी कैन चेंज, तो हम जो डिक्शनरी की वैल्यूज होती हैं उनमें चेंज कर सकते हैं। हम लोग लिस्ट में चेंज कर सकते हैं, हम लोग सेट्स में चेंज कर सकते हैं, हम लोग उसके अलावा लिस्ट में, सेट्स में, क्लासेस में चेंज कर सकते हैं। इस पर हम चेंजेस कर सकते हैं, बट हम किस में चेंज नहीं कर सकते? जितनी भी चीज़ें हमारी टबल के अंदर आती हैं। टबल के अंदर क्या क्या आता है भाई? हमारे आगे इंटीजर हो गए, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। उसके अलावा ये सारी चीज़ें किस में आ गई? हमारी
इम्यूटेबल में, म्यूटेबल मतलब वी कांट चेंज। अब यहाँ पे देखो ये बोल रहा है क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे क्यों बताया, द डेल वुड डिलीट ऑल द कीज इन डिक्शनरी। तो जो डेल होता है, डेल एक ऐसा फंक्शन है वो हमारी जितनी भी कीज होती हैं उन सबको डिलीट कर देता है। द डेल वुड बी डिलीट एंटायर डिक्शनरी, डेल एंटायर डिक्शनरी को डिलीट नहीं करता क्योंकि जो डिक्शनरी होती है वो हमारी दो तरीके से वर्क करती है। डिक्शनरी की जो वैल्यूज होती हैं वो हमारी वी कैन चेंज, हम सिर्फ वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, हम कीज को चेंज नहीं कर सकते। कीज को हम डिलीट कर सकते हैं, फिर भी वहां पे एग्जिस्टिंग डेटा हमारा रह जाएगा, तो कंप्लीट डिक्शनरी हमारी डिलीट नहीं होगी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 207 की तरफ चलते हैं। विच मेथड रिमूव्स, ये मेथड या फंक्शन के लिए यूज हो रहा है ना, इज अ सेट्स फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट फ्रॉम अ गिवन लिस्ट। तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को गिवन जो हमारी लिस्ट है उसमें से फर्स्ट सेट, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, यानी बोला मैंने ए बी सी डी, तो यहाँ पे फर्स्ट को लास्ट को रिमूव करने के लिए जो मेथड या फंक्शन यूज होता है दैट इज पॉप। क्लियर, तो ये याद करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 208 बोल रहा है इन अ पाइथन द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट टुगेदर विच आर कॉल्ड। जो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है वो अगर वो दोनों साथ में वर्क करें, बेसिकली ब्रेक के बाद क्या होता है, ब्रेक के बाद हमारा जो फंक्शन होता है यानी प्रोग्राम होता है वो हमारी वैल्यू वहीं की वहीं एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद हमारा कुछ भी आगे प्रिंट नहीं होता। अगर कहीं भी ब्रेक लगा है तो यानी अब तो वो वहीं की वहीं स्टॉप, अब कुछ भी आगे प्रिंट नहीं होगा। और जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है, कंटिन्यू उसको छोड़कर आगे की बाकी की जो जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन सबको ध्यान देता है, यानी उसको रोक देता है। जैसे मैंने बोला कंटिन्यू 3, तो ये 3 वाले टर्म को छोड़कर बाकी जैसे 1 2 प्रिंट कराएगा, उसके बाद 3 को छोड़ के 4 5 आगे जितनी भी वैल्यूज हैं सबको प्रिंट कराएगा। तो अगर ये दोनों साथ में एक ही जगह एक ही प्रोग्राम में लगी हो तो उसको हम बोलते हैं गो टू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209, व्हाट इज द आउटपुट। इसका हमें आउटपुट फाइंड करना है। तो जो डिक्शनरी है भाई हमारी, ये की, ये वैल्यू की, वैल्यू की, वैल्यू। अब आगे बोल रहा है कि जो डिक्शनरी है इसमें जो 1 नंबर का एड्रेस है, यानी ये हमारा 0 1 2 इस तरीके से एड्रेस होंगे। उसमें अगर हम क्या रख दें भाई, 10 रख दें, तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, डिलीट डिक्शनरी 2। तो जो 2 नंबर की एड्रेसिंग है उसको डिलीट कर दें। तो प्रिंट लेंथ ऑफ द डिक्शनरी पूछ रहा है। देखो जो हमारी यहाँ पे की और वैल्यू की बात हो रही है, तो जो वैल्यू है उसमें चेंजेस होंगे। तो यहाँ पर देखो ये हमारी 1 2 और 3, ये हमारी जो ये क्या है, हमारी क्या है, ये हमारी है वैल्यूज। अब हमारी डिक्शनरी में यहाँ पे 1 2 और 3 आ रहा है, यानी ये कीज आ रही है इसकी, 1 2 और 3 ये कीज है, ये वैल्यूज है। अब ये बोल रहा है कि अगर हम फर्स्ट नंबर वाली डिक्शनरी में जो यानी इसमें वैल्यू क्या रख दें, 10 पुट करा दें, तो यहाँ पे 1 की जगह क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अब डिलीट डिक्शनरी 2 वाली डिक्शनरी को हम डिलीट कर दें, तो आगे क्या होगा, प्रिंट करना है लेंथ ऑफ द डिक्शनरी। तो अब लेंथ कितनी रह जाएगी भाई, 1, यही तो रह जाएगा। अब हमारी डिक्शनरी ये रह जाएगी 3 और 3, तो यहाँ पे हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी डिक्शनरी की, 1 लेंथ और 2 लेंथ। तो मतलब या तो हम इधर से काउंट कर लें या इधर से काउंट कर लें, तो हमारी डिक्शनरी की जो लेंथ हो जाएगी बेसिकली वो 2 ही तो रह जाएगी। ये एक लेंथ, ये दूसरी लेंथ, तो हमारी डिक्शनरी की लेंथ 2 रह जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210 की तरफ चलते हैं। विच मेथड इनसाइड द क्लास पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इनसाइड द क्लास, किसी भी क्लास के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। द आउटपुट ऑफ द गिवन बिलो, ये जो इसका आउटपुट है वो हमसे पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। अब कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है, कैपिटलाइज फंक्शन फर्स्ट वाला जो हमारी वैल्यू होती है उसको कैपिटल में कर देता है, बाकी सबको स्मॉल में कर देता है। तो कैपिटलाइज फंक्शन लगा, कैपिटलाइज फंक्शन यहाँ पे क्या है, CRO और BOD, यही तो लिखा है, ये C स्मॉल है। अब कैपिटलाइज फंक्शन क्या करेगा, इस वाले C को क्या कर देगा भाई, इस वाले C को कर देगा कैपिटल में, और बाकी जितनी भी चीजें लिखी हो उन सबको क्या कर देगा, स्मॉल में। चाहे आइदर वो कैपिटल में हो, आइदर और वो स्मॉल में हो, आइदर वो कैपिटल में हो और वो स्मॉल में हो, स्टिल ये क्या करता है, कैपिटलाइज फंक्शन सिर्फ फर्स्ट वाले लेटर को कैपिटल में कर देता है, बाकी सबको स्मॉल में कर देता है। तो इसके लिए हम कैपिटलाइज फंक्शन का यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। इतनी
आपके लिए थोड़ा सा, अगर मेरे को आपको भी लगता होगा ना ये मैम क्या बोल रही हैं, लेकिन हाँ सच में थोड़ी सी मेहनत लगती है इन क्वेश्चंस को देखने में। कुछ क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, फॉर्मेट भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि मैं सिंगल हैंडेड हूँ कि मैं सारा काम खुद से अकेले ही कर रही हूँ, अभी कोई और नहीं है, क्योंकि चैनल भी इतना बड़ा नहीं है, बस आपकी इतनी सी ही मदद चाहिए। मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ जगह से मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ, कुछ जगह से अच्छी अच्छी वेबसाइट से कुछ स्क्रीनशॉट लेती हूँ, कुछ क्वेश्चंस में टाइप करती हूँ, कुछ बुक्स से निकाल के लिखती हूँ, कुछ कहीं से कॉपी पेस्ट भी मारती हूँ। तो हाँ, मैं करती हूँ ऐसा, क्योंकि मैं आपको बेस्ट देना है, मैं अपनी साइड से कितने क्वेश्चंस ही बना पाऊंगी। तो अब इससे अच्छा यही है कि आपको बेस्ट देना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। बस आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, इतनी ही हेल्प काफ़ी आपके लिए, आपकी मेरे ऊपर इतने ही एहसान बस काफ़ी हैं। अगला देखते हैं, विच अर्थमेटिक ऑपरेटर, बस एक मोटिवेशन आता है ना, मतलब हम लोग भी यही सोचते हैं एज अ न्यू चैनल वाले कि भाई अगर कोई लाइक सब्सक्राइब और व्यूज ही नहीं आ रहे हैं तो कितनी, एक पेशेंस की हमारी भी लिमिट होती है कि कितनी वीडियोस बनाते रहे और आपके लिए मेहनत करते रहे, क्यों बनाए, हमें तो नहीं कुछ मिल रहा ना। तो बस अगर अगर कुछ नहीं मिल रहा और ये लगता है ना कि हाँ चलो कोई हमें सपोर्ट कर रहा है, कोई प्यार दे रहा है, तो उसके लिए चलो किसी का तो फायदा हो रहा है, एज अ सोशल वर्क करते हैं, लेकिन अब वो भी हमें कोई लाइक और व्यूज नहीं दे रहा है या सब्सक्राइब नहीं करवा रहा है, तो उससे फिर ये लगता है ना, एक टाइम आता है कि छोटे छोटे चैनल इसीलिए वो अपने आप बंद हो जाते हैं। मुझे अब पर्सनली ऐसा फील होने लग गया है कि मैं बंद कर दूं सच में, क्योंकि ज़्यादा कुछ अभी जितना मेहनत ये करवाता है उतना कुछ इससे प्रॉफिट नहीं होता। इवन बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट भी करते हैं, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होती है, लगता है चैनल डिलीट कर दो, लेकिन अभी एग्ज़ाम है तो अभी तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, बाकी देखते हैं बाद में। विच अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट यूज विद स्ट्रिंग, तो कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर स्ट्रिंग के साथ नहीं यूज होता है? तो स्ट्रिंग के साथ भाई प्लस यूज होता है, और स्टार वाला साइन मल्टीप्लीकेशन भी यूज होता है, लेकिन माइनस स्ट्रिंग के साथ यूज नहीं होता। प्लस इज यूज फॉर कॉन्कैटिनेशन, और मल्टीप्लाई यूज करता है वो स्ट्रिंग में, जैसे मैंने बोला कि राम, अगर मैंने लिखा राम मल्टीप्लीकेशन 2, तो यहाँ पे क्या करेगा, मैंने बोला STR इज इक्वल्स टू राम मल्टीप्लीकेशन 2, तो ये क्या करेगा, राम को 2 बार प्रिंट करा देगा। अगर मैंने यहाँ पे बोला प्लस, तो ये 2 बार अगेन कॉन्केटिनेट कर देगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम ये तो सेम ही बात होगी, तो हाँ, अगर मैं किसी में मैंने बोला हेलो, तो हेलो और हेलो के बाद मैंने बोला मल्टीप्लीकेशन 3, तो ये 3 बार इस हेलो को प्रिंट करा देगा, और मैंने बोला +3, तो ये हेलो को अगेन क्या करेगा, हेलो को इस 3 में, एक सेकेंड गलती हो गई मुझसे, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अगर मैंने बोला है राम प्लस राम, तो ये 2 बार प्रिंट कराएगा। मैंने बोला राम, अब कोई मुझे वो मत करना, राम प्लस राम को ये कॉन्केटिनेट करेगा। हाँ, अभी ये क्वेश्चन भी कराऊंगी मैं, लेकिन अगर मैंने बोला राम +2, तो ये इसको एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि स्ट्रिंग प्लस इंटीजर साथ में कॉन्केटिनेट नहीं होते। मुझसे सॉरी, गलती हो गई थी, आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगर मैंने बोला, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, मैंने बोला कि हेलो मल्टीप्लीकेशन 2, तो यहाँ पर ये इसको 2 बार प्रिंट करा देगा, लेकिन 2 बार, लेकिन इसको अगर मैं प्लस करूंगी तो ये एरर जनरेट कर देगा। मुझे कॉन्केटिनेशन कराने के लिए सेम टर्म को लिखना पड़ता है, मेरे को लिखना पड़ेगा, मैंने लिखा a और a प्लस ए, तो ये a को 2 बार कॉन्केटिनेट कर देगा, लेकिन मैंने बोला a+3, तो ये इसको एरर जनरेट कर देगा। सेम मैंने अगर बोला हेलो a और मल्टीप्लीकेशन स्टार वाला साइन, तो यहाँ पर ये इसको 2 बार लिख देगा। ठीक है, समझ में आया? आप, आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 213, इसका कोड दे रहा है फॉर A=CR, BD। अब बोल रहा है कि फॉर I इन अ A, I अपर करना है हमें, प्रिंट A। तो यहाँ पर क्या करेगा भाई, देखो यहाँ पे हमें अपर फंक्शन दिया हुआ है फॉर I इन A, तो अब क्या होगा, ये जो A है यहाँ पे जाएगा एज अ लिस्ट की तरह, तो फर्स्ट वाली लिस्ट में ये 0 और ये 1, तो CR BD। अब यहाँ पर आप एक चीज याद रखिएगा कि जो लिस्ट है वो कभी भी फॉर I इन रेंज होता है, पहली चीज।
तो यहाँ पे लिस्ट तो इसमें नहीं जाएगी, फॉर आई इन रेंज होगा, तो यहाँ पे एज इट इज ये तो वर्क ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे या पर इसको प्रिंट ही नहीं कराएगा, तो यहाँ पर ये सीधा सीधा इसको डायरेक्ट एज इट इज प्रिंट करा देगा। एरर जनरेट नहीं होगा, लिखा गलत नहीं है, लेकिन ये इसको, क्योंकि यहाँ पर हमको हमारा ये सीडीओ लिस्ट की तरह नहीं ले सकता, हमको लिखना चाहिए फॉर आई इन रेंज, जैसा कि हम अभी तक लिखते हैं, तो ये इसको एज इट इज प्रिंट करा देगा जैसा दिया था, क्योंकि ये फंक्शन रन ही नहीं करेगा, गलत नहीं लिखा है इसलिए एरर भी जनरेट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 214 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 214 दे रहा है नेस्टेड स्टेटमेंट। नेस्टेड में क्या होता है, इनसाइड एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगा है तो उसको हम नेस्टेड स्टेटमेंट कहते हैं। मैंने बोला इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट करा दे हेलो, और मैं बोलती हूं कि इफ ए इज इक्वल टू बी, तो प्रिंट करा दे वर्ड, ठीक है, तो एल्स प्रिंट करा दे बाय। तो इस तरीके से वर्क कर सकता है, मतलब दो इफ साथ में वर्क कर सकते हैं। इनसाइड इफ के अंदर इनसाइड हम एक और इफ क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम नेस्टेड स्टेटमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 215। तो 215 बोल रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा है। क्लासेस आर रियल वर्ड एंटिटीज वाइल ऑब्जेक्ट आर नॉट। तो भाई ये तो गलत बात हो गई। ऑब्जेक्ट आर रियल वर्ड एंटिटी, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है पाइथन की, उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियल वर्ड एंटिटी होती है। क्लासेस हो या नहीं हो, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट जरूर रियल वर्ड एंटिटी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 216 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 में बोल रहा है कि हमारा इसका आउटपुट बताना है। कैरियर बोथ करके है, 13 है a प्लस बी। तो अब देखो कैरियर बोथ, कैरियर अभी मैंने जस्ट यही चीजें बताई थी, कैरियर बोथ प्लस 13। तो यहाँ पे हमारा ये स्ट्रिंग है, ये हमारा इंटीजर है, और स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में कॉन्केटिनेट नहीं होते। यहाँ पे ये हमारा क्या जनरेट कर देगा, एरर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217 की तरफ चलते हैं। इस पाइथन प्रोग्रामिंग कंपाइल और इंटरप्रेटेड। क्या बोल रहा है कि पाइथन होती है, हम सबको पता है पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो पाइथन प्रोग्राम इज बोथ कंपाइलर इंटरप्रेटेड, गलत। पाइथन प्रोग्राम इज नाइदर कंपाइलर नॉर इंटरप्रेटेड, गलत। पाइथन प्रोग्राम इज ओनली कंपाइल्ड, गलत। पाइथन प्रोग्राम इज ओनली इंटरप्रेटेड। तो पाइथन एक ओनली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोली जाती है। नॉर्मली कुछ जगह ये भी लिखा है कंपाइल और इंटरप्रेटेड बोथ, लेकिन पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है क्योंकि पाइथन विदाउट स्टोर के भी प्रोग्राम को रन करा देती है, एग्जीक्यूट करा देती है। तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोला जाता है, ये भी कुछ बुक्स में लिखा है। इवन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्लास 11th आईपी और सीएस दोनों के एनसीईआरटी में पाइथन को एज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बताया गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि हमारा पेपर केवीएस का है और सीबीएसई एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफर करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। बाकी आप लोग भी किसी सोर्स से देख सकते हैं, मुझे पर्सनली यही लगता है। और इसमें क्या दिया है, पाइथन प्रोग्राम इज नाइदर कंपाइल्ड नॉर इंटरप्रेटेड। भाई इसका आंसर भी गलत दिया हुआ है, देखो। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कि कंपाइल भी नहीं होता, इंटरप्रेटेड भी नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम आंसर्स में कहाँ आती है ना, कि अब देखो जैसे कि मैंने ये, अब मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्वेश्चन कहाँ से उठाया था। ये क्वेश्चन मैंने शायद किसी एक वेबसाइट से, ऑथेंटिक वेबसाइट ही थी, जो टीचिंग के दिल्ली के जो टीचिंग एग्जाम होते थे, जवाहर नवोदय विद्यालय और केवी के जो एग्जाम्स होते थे, उसी टाइप के ये क्वेश्चंस को इन्होंने अपलोड किया था। अब ये क्वेश्चंस मैंने वहां से, कुछ क्वेश्चंस मैंने वहां से भी उठाए थे, और कुछ क्वेश्चंस मैं ऑथेंटिक वेबसाइट्स के नेम नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ मैंने वहां से लिए थे। कुछ मैंने परचेज भी करे थे क्वेश्चंस की, सिर्फ क्वेश्चंस के लिए मैंने हजारों रुपए खर्च करे थे कि मुझे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाए, जिससे कि मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं और वो नए क्वेश्चंस हो। तो अब वहां भी क्वेश्चंस गलत दिए जा रहे हैं। तो अब इसमें एक टीचर की क्या गलती है, हम अब जो चीज़ में हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं वो चीज़ तो हम आपको बोल देते हैं, और जो चीज़ में हम थोड़े भी डगमगाते हैं तो वो चीज़ हम भी गलत बोल देते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि इसका आंसर ये सही है, तो हम कमेंट सेशन में आपको बता देते हैं, या फिर आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता देते हैं भाई ये हो गया। लेकिन अब उन लोगों की गलती है ना कि जो बुक्स और ये सारी चीज़ें
या ये पर्टिकुलर इतनी महंगे महंगे वेबसाइट्स में ये सब क्वेश्चंस अपलोड करके हमको देते हैं, और फिर उसके बाद इवन ऑथेंटिक सोर्स भी गलत हो सकते हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। हमारा तो अभी नया चैनल है, अब हम क्या, कोई भी मेरे, मैं ही नहीं, कोई भी मोस्टली जो टीचर्स होते हैं, स्पेशली जो नए यूट्यूबर्स होते हैं, वो खुद से तो पेपर नहीं बनाते, प्रीवियस ईयर के पेपर से, कहीं मॉक टेस्ट से, कहीं ना कहीं से, किसी वेबसाइट से, कोई परचेज करके, कोई बुक से, ऐसे ही क्वेश्चन अपलोड करते हैं, क्योंकि हम खुद क्वेश्चन कहाँ से बनाए, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अब वहाँ ही आंसर गलत दिख रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग बताइए। तो इसमें हमारी भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मुझे इसका पता था तो मैंने बता दिया, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आप फ्लो फ्लो में मैंने आंसर देखा, मेरे को भी पढ़ाते टाइम एक फ्रिक्वेंसी रहती है कि हाँ ये भी बोलना है, ये भी बोलना है, फ्लो फ्लो में मैंने भी आंसर देखकर वो गलत बोल दिया, और फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को ही बड़ा बोलते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। फिर मैं भी उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखती हूँ, तो मुझे भी लगता है कि हाँ ये चीज़ शायद गलत हो गई है, वापस से मैं सही करती हूँ खैर, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ का इतना ओवर ही कर देते हैं ना कि हमें लगता है कि इसको पढ़ाना ही छोड़ते हैं इससे अच्छा। लेकिन करे भी क्या भी, ये चीज़ें अब धीरे धीरे, हम न्यू यूट्यूबर्स हैं, हमें भी नहीं पता था ना कि वहाँ पे गलत दिया है, तो धीरे धीरे वो चीज़ें हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। चलो टाइम वेस्ट कर दिया, अभी कुछ लोग इसके लिए भी बोलेंगे कि बोलती बहुत है, लेक्चर बहुत देती है, तो नए अलग अलग टाइप के लोग होते हैं भाई। अगर देखो ये एक चीज और बोलना चाहूंगी, चाहे आप इसको स्किप कर दें, स्किप कर देना, जो लोग को ये लगता है मैं ज्यादा बोलती हूँ या बोलती ज्यादा हूँ, तो पहली चीज ये बता रही हूँ कि मैं किसी को पेड कोर्स नहीं दे रही हूँ। फर्स्ट थिंग, आपको नहीं पसंद आ रहा है, बहुत सारे यूट्यूब में कहीं और जाके पढ़ सकते हैं, मैंने आपको कोई फोर्स नहीं करा है, ना ही आप लोग मुझे पैसे दे रहे हैं, पहली दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि यूट्यूब में जितनी भी वीडियोस हैं वो डाउनलोड और अपलोडिंग फॉर्म में है, कोई लाइव नहीं पढ़ा रही हूँ कि जो बकवास दिख रही है। अभी बकवास आपने शायद लाइव सेशन में, और जो इतने बड़े बड़े पेड कोर्स खरीद के बैठते हो ना, वहाँ पे जो बकवास होती है वो सब मैंने भी देखी हुई है। कितने सारे बड़े बड़े चैनल्स हैं, और वहाँ पे वो जो क्या बकवास चलती है उसमें आप मजे लेते हो। तो इसको आप बस क्वेश्चंस पे ध्यान दिया करो, ये इससे जरूरत नहीं है सारी फालतू बातें करने की। क्वेश्चन नंबर 218 की तरफ चलते हैं। जो वेर की वैल्यू है वो 10 है। प्रिंट टाइप वेर में हमें क्या दिया है, राम दिया है। अब हमको बताना है कि इसका टाइप, तो जो पहला है वो क्या है भाई, पहले वेर में 10 है, तो 10 हमारा ये इंटीजर टाइप का है ना, तो यहाँ पर क्या इसका जो टाइप प्रिंट होगा वो इंट प्रिंट हो जाएगा। दूसरे वेर में हमारा राम है, तो राम किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, तो एसटीआर प्रिंट हो जाएगा। तो पहला इंट, दूसरा स्ट्रिंग, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 219 रिटर्न वैल्यू ऑफ ट्रंक। तो ट्रंक की रिटर्न वैल्यू क्या होती है, ट्रंकेट की रिटर्न वैल्यू होती है, ट्रंकेट इंटीजर में रिटर्न वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप लोग स्किप करके देख लिया करो, जहां भी आपको लगा करे कि वीडियोस में ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, ज्यादा बोल रही हूँ कम बोल रही हूँ, तो उतने पार्ट को स्किप करके भी देख सकते हो। इतना तो दिमाग होगा, केंद्रीय विद्यालय का पेपर देने जा रहे हो, इतनी तो आई थिंक आपके अंदर समझ होगी। तो स्किप कर दिया करो, मुझसे बोलने से बेटर है, आप अपना खुद टाइम बचा सकते हो। 2 की पावर 3, देखो ये जो होता है एक्सपोनेंशियल के लिए होता है, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3 प्लस 2 प्लस 6 इजिकल्स टू 8, और इसकी भी जो पावर है वो हमें दी हुई है 1+1, तो 1+1 इज 2। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले मैंने बताया था ना, पेमडास से सबसे पहले पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। तो 2 की पावर 3 इज 8+8। अभी देखो यहाँ पे 8 की पावर 2 पहले सॉल्व होगा, पहले एक्सपोनेंशियल सॉल्व होता है, तो 8 की पावर 2 इज 64, और 64+8 कितना हो गया भाई, 64+8 हो गया 72। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलो देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 221, क्वेश्चन नंबर 221 में बोल रहा है आउटपुट निकालना है इसका, हमें जो रेंज दी है फॉर आई इन रेंज, यानी हमें रेंज दी है 2 तक, तो 2 का मतलब हो गया 0 1, ये इंडेक्सिंग लेगा, हमारी जो एड्रेसिंग है वो 0 to 1 हो जाएगी। अगला प्रिंट करा रहा है इसे 0 1 में, आगे बोल रहा है फॉर आई इन रेंज, जो रेंज है हमारी वो कितनी है 4,5, तो 4,5 का मतलब हो गया ये हमारी सिर्फ 4 ही वैल्यू इधर प्रिंट हो जाएगी। आगे अब आंसर बोल रहा है कि हमें इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे फॉर आई इन रेंज 0,1, तो प्रिंट हमारा या तो 0 होगा 1 होगा। फॉर आई इन रेंज 4,5, तो हमें प्रिंट कराना है, देखो हमेशा जब भी हमें एक बिलो कोड, तो इसका जो हमें फाइनल प्रिंट, अब हमें प्रिंट निकालना है, प्रिंट आई क्या होगा, तो जो फाइनल वाला जो रिजल्ट होता है वहाँ यहाँ पर वो प्रिंट होता है। तो आई की जो रेंज है वो 4 से 5 तक है, तो हमारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। तो इसमें देखो एक ऑप्शन गायब है, लेकिन इसका आंसर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 222 की तरफ चलते हैं। 222 विच इज नॉट यूज एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट इन अ पाइथन। तो कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन में हम क्या यूज नहीं करते हैं? स्विच यूज करते हैं, इफ एल्स यूज करते हैं, एलिफ यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इफ एल्स हम कंडीशन में यूज करते हैं, एलिफ यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं, वाइल यूज करते हैं, एल्स यूज करते हैं। तो ये सारी हमारी कंडीशन स्टेटमेंट में आ जाती हैं, लेकिन स्विच आपने कभी भी नहीं सुना कि ये कंडीशन स्टेट में आती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोल रहा नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 223 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 223 बोल रहा है, देखिए, कंडीशन स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज। तो कंडीशन स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? तो आपने जब फ्लो चार्ट पढ़े होंगे, तो फ्लो चार्ट में हमें पता है, देखो ये हमारा जो पैरेललोग्राम होता है वो हम एज अ इनपुट आउटपुट की तरफ लेते हैं। उसके अलावा हमारा जो नॉर्मल रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, वो रेक्टेंगुलर बॉक्स हम किसके लिए लेते हैं? रेक्टेंगुलर ब्लॉक हम अपनी स्टेटमेंट को लिखने के लिए लेते हैं। उसके अलावा एक हमारा होता है डायमंड बॉक्स। इस डायमंड बॉक्स में हम क्या लिखते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, ये सब। तो हम कंडीशन के लिए डायमंड बॉक्स का यूज करते हैं। और उसके बाद हम स्टार्ट और स्टॉप के लिए हम अपना ऐसा राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्लॉक यूज करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो किसके लिए यूज करते हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए। यहाँ पर भी तो आप कंडीशन स्टेटमेंट बनाते थे, बोलते थे इफ आई इज ग्रेटर देन बी देन। तो यहाँ पर हम किसके लिए यूज करते हैं? एज अ डिसीजन मेकिंग। तो ऑप्शन नंबर एक ये बोल रहे हैं, आउटपुट निकालना है, काउंट इज इक्वल्स टू 1 और डेफ कैरियर बोथ ग्लोबल काउंट। यहाँ पे अब जो ये डेफिनेशन के बाहर का जो हमारा फंक्शन बोल रहा है, कॉल हो रहा है, वो भी तो हमारा एज अ ग्लोबल वेरिएबल की तरह काउंट हो रहा है ना। तो ये भी तो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो लूप है वो इटरेट हो रहा है कितनी बार? 1, 2 और 3 टाइम्स, लेकिन ये ग्लोबल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट कंडीशन में व्हेन आई, जब आई हमारी, इसको आप आई मान लो, इनिशियलाइज वैल्यू हमारी आई है। तो जो आई है, तो आई की वैल्यू जब हमारी 1 है, तो काउंट में क्या ऐड हो जाएगा? 1। तो काउंट, अब हमारा काउंट क्या हो जाएगा? काउंट इज इक्वल्स टू 2। अब नाउ आई की वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इधर? इसका मतलब क्या हो गया? काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। और काउंट की वैल्यू इनिशियलाइज में अब हमारी क्या आई थी भाई? काउंट की वैल्यू पहले 2 आ गई थी, अब 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3। तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 3 आ गई। अब अगेन जब आई की वैल्यू 3 है, तो काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो फाइनली कंट्रोल्स कम आउटसाइड द मेथड एंड नाउ द प्रिंट वेरिएबल काउंट विच हैज द वैल्यू ऑफ 4। तो अब कंट्रोल हमारा लूप से बाहर आ जाएगा और हमारी जो काउंट की वैल्यू है वो क्या प्रिंट हो जाएगी? 4। समझ में आया? यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है? जो हमारा लूप है वो इटरेट हो रहा है 1, 2 और 3 बार। तो पहले आई की वैल्यू 1 है, तो जब हमारे काउंट की वैल्यू इनिशियलाइज में 1 थी, फिर 1 प्लस 1 2 हो गई यहाँ से, फिर अगेन 2 इधर गया, तो 2 प्लस 1 इज 3 एंड देन 3 प्लस 1 इज 4। तो फाइनली काउंट की वैल्यू 4 प्रिंट हो गई। और जो हमारी कंडीशन थी, वो जो लूप है वो इटरेट होके 1, 2, 3 ये सब इटरेट होकर हम लूप से बाहर आ गए और हमारी वैल्यू 4 प्रिंट हो चुकी है। फाइनली जो कंट्रोल है वो हमारा मेथड से आउटसाइड हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 225 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 225 देखते हैं, व्हाट डू वी यूज द डिफाइंड ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन। जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है पाइथन में, उसको, उसके लिए क्या यूज करते हैं भाई? की तो यूज करते नहीं है, ब्रैकेट्स यूज करते नहीं है, उसके लिए हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं। जो ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं पाइथन के, जैसे हम इनका इंडेंटेशन, इन सब का यूज करते हैं, उसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। तो पाइथन में हम ब्लॉक ऑफ कोड के लिए इंडेंटेशन का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 226 बोल रहा है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग पाइथन में हैश का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 227 बोल रहा है, पाइथन की डिक्शनरी में हम क्या यूज करते हैं? की वैल्यू पेयर यूज करते हैं। की और वैल्यू का पेयर यूज करते हैं, की और वैल्यू का पेयर यूज करते हैं, और इसको हम इस तरीके से ब्रैकेट में शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 228 बोल रहा है, विच इज इनवैलिड वेरिएबल। इसमें से कौन सा इनवैलिड वेरिएबल है? देखो वेरिएबल में ये हो सकता है, हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं,
डैश को सिर्फ डैश हो सकता है हमारा वेरिएबल, फू भी ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये तो हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में हम फर्स्ट नंबर नहीं दे सकते, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 229 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 229 में ये हमें आर दे रहा है, इसमें लैम्डा है और फिर एक लैम्डा एस में लैम्डा की वैल्यू, देन हमको ये कीज और वैल्यूज के रूप में दे रहा है एक्स। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, जब भी इस तरीके का हमें प्रोग्राम दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा क्या है, स्मॉल एनोनिमस फंक्शन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लैम्डा है वो एक ही आर्गुमेंट मतलब एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट लेगा, ठीक है, बट इसका जो एक्सप्रेशन होगा एक, मतलब कहने का मतलब है सबसे पहले यहाँ पर ये रन होगा, उसके बाद क्या होगा, x इजिकल्स टू हमारा यहाँ पे आर एक्स है, अब x में यहाँ पे किसकी वैल्यू गई, R2 की, ठीक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा r है यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो 2 मल्टीप्लीकेशन 2 कितना हो गया 4। अब हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई 4, अब x की वैल्यू अगेन इसमें जाएगा, सेकेंड, थर्ड एंड देन 4 एंड देन फिर इस तरीके से रन होगा। तो अब हमारी x की वैल्यू sx, उसके बाद x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अब 4 हो गई ना, तो 4 इजिकल्स टू 4 मल्टीप्लीकेशन, देखो ये s कितना है, s में 3 है वैल्यू, तो 3 12 हो गई। अब हमारी x की वैल्यू न्यू कितनी होगी 12, तो x इजिकल्स टू r और यहाँ पे 12 और यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू कितना है 12, कितना आ गया 24, तो फाइनली हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई 24, तो 24 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए, एक सेकेंड, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए 24, एक सेकेंड जस्ट वेट करिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जस्ट हैव अ वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द मेथड ऑफ द लिस्ट, इसमें से कौन सा लिस्ट का मेथड है, अपेंड है, एक्सटेंड है, इंसर्ट है, तो यहाँ पर सारे ही हमारे लिस्ट के मेथड हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 231 की तरफ देखो, कुछ क्वेश्चंस में हमें आंसर्स दिख रहे हैं और कुछ में हमें आंसर्स नहीं दिख रहे। उसका रीज़न है कि मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग डिफरेंट सोर्स से लिए हैं। द लिस्ट डॉट पॉप इज यूज्ड रिमूविंग द आइटम ऑफ द गिवन पोजीशन इन द लिस्ट। जो पॉप होता है क्या वो हमारी लिस्ट के आइटम्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा पॉप मेथड होता है, तो पॉप का जो यूज़ किया जाता है लिस्ट के आइटम्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 232 की तरफ चलते हैं। जो कीवर्ड है यूज, पाइथन में जो कीवर्ड यूज़ किया जाता है, फाइनली भी यूज़ किया जाता है, लैम्डा भी यूज़ किया जाता है, वाइल भी यूज़ किया जाता है, तो पाइथन के सारे ही कीवर्ड हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 233 की तरफ चलते हैं। द रिटर्न परसेंट वाला जो साइन होता है, मैंने बताया था ये मॉड्यूलस के लिए यूज़ करते हैं और ये हमें क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 234 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 234 बोल रहा है, जो लाइब्रेरी है रिक्वायर्ड टू फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट, तो चार्ट को क्रिएट करने के लिए जो लाइब्रेरी यूज़ की जाती है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, वो यूज़ की जाती है मैटप्लॉटलिब, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 235 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 235 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड इन अ पाइथन प्रिंट फर्स्ट 5 एलिमेंट इन पांडा सीरीज। तो अगर हमें फर्स्ट 5 एलिमेंट पांडा सीरीज में प्रिंट कराने हैं तो उसके लिए हम हेड मेथड का यूज़ करते हैं और इसके अंदर 5 वैल्यूज़ देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसके अंदर आर्ग्यूमेंट 5 पास नहीं करानी, यानी वैल्यू पास नहीं कराई, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें, अगर हमने सिर्फ ये दे दिया तो हमें पांडास की जो सीरीज़ है वो स्टार्टिंग के 5 स्टार्टिंग के जो हमें 5 एलिमेंट हैं वो प्रिंट करा देगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सीरीज़ है ABCDEFG, ठीक है, ये है 0 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने सिर्फ हेड मेथड का यूज़ किया तो ये मुझे स्टार्टिंग के 5 यानी 4 तक स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट प्रिंट करा देगा। अगर मैंने टेल मेथड का यूज़ किया
तो मुझे ये लास्ट के 5, लास्ट से 5 यानी 1 2 3 4 5, तो सी से ये हमें प्रिंट करा देगा ऐसे CDEFG। और अगर मैं इसमें वैल्यू देती हूँ, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर लिखा हेड के अंदर मैंने 2 लिखा, तो ये हमें सिर्फ ए और बी प्रिंट कराएगा। मैंने 5 लिखा तो हमें ये 5 वैल्यू प्रिंट कराएगा। मतलब जितनी भी हम एलिमेंट्स को पास कराना चाहते हैं, शो कराना चाहते हैं, उतनी वैल्यू हम इसके अंदर लिख देते हैं। सपोज मैंने इधर टेल में 1 लिखा तो ये मुझे सिर्फ 1 वैल्यू जी ही पास कराएगा। ठीक है, तो कुल मिला के और बाई डिफॉल्ट कितना होता है ये 5। अगर हम कुछ भी नहीं देते तो बाई डिफॉल्ट ये हमें 5 प्रिंट कराता है, यानी 1 to 5, तो 1 और 2 ये दोनों ही हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 236 की तरफ चलते हैं। अब फंक्शन क्या होता है भाई? सब प्रोग्राम दैट इज अ फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक सब प्रोग्राम होता है जिसे हम पाइथन में फंक्शन को हम सब प्रोग्राम बोलते हैं, जिसे हम पार्ट ऑफ द प्रोग्राम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 237 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 237 बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू फाइल वी यूज द राइट फंक्शन। तो हम राइट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? ओपन फाइल को ओपन करने के लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं, ये बोल रहा है कि हमें जब पाइथन में फाइल को ओपन करना होता है उस समय हम ओपन फंक्शन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 238 बोल रहा है अ फाइल ऑब्जेक्ट इज आल्सो कॉल्ड। तो फाइल ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? फाइल हैंडल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 239 में बोल रहा है कि हमें इसका आउटपुट निकालना है इंपोर्ट pandas as pd। तो हमारी जो सीरीज है वो 24713 है, इंडेक्स हमारे ये है। उसके बाद हमारी एक सीरीज ये है, इंडेक्सेस ये हैं। अब हमको S1 और S2 में क्या करना है? S1 और S2 को प्लस करना है। तो चलो प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट हमें इंडेक्सिंग नहीं दी है, हमें इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। तो हम क्या लिख देंगे? सबसे पहले A B C D E F और G तक जो कॉमन है उनको भी हम एक ही बार। तो यहाँ पे देखो ABCDE और यहाँ पे FBGDC, तो यहाँ पे इसका मतलब कि G तक दे रहा है। अब हम पहली वाली लिस्ट में हमें क्या देना है भाई? 2, A की जगह 2 है, B की जगह 4 है, C की जगह 7 है, D की जगह 1 है और 3 है। दूसरी वाली में हमको क्या बोल रहे हैं? F वाली की जगह 1 है, B वाली की जगह 2 है, उसके अलावा G वाली की जगह 3 है, G वाली की जगह क्या है? 3 है, और D वाली की जगह 4 है, D वाली की जगह 4 है, और C वाली की जगह 5 है, C वाली की जगह 5 है। यही दे रहा है, हाँ या ना? तो इसको अब हमको इनको प्लस करना है। तो अब हमको सम S3 करना है। तो S3 में क्या आएगा? देखो भाई, जब हमारा यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं होती जिस जगह, तो उसको हम NaN से शो कर देते हैं, यानी वो बाय डिफॉल्ट हमारी NaN हो जाती है। NaN। ठीक है, अब देखो भाई S3 में हमें प्लस करना है जब 2 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या शो करेगा? बाय डिफॉल्ट शो करेगा, ये इधर S3 लिख देना, NaN। ठीक है, और 2 + 4 6, 7 + 5 इज टू कितना हुआ? 7 + 5 तो हो गया 12, 4 + 1 इज 5, और ये देखो 3 + NaN शो करेगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? NaN + 1 इज NaN और ये NaN। ठीक है, तो हमारी जो काउंटिंग होगी, अब हमारा यहाँ पे आंसर हमसे पूछ रहा है 5 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा, या हमारा क्या आएगा? प्रोग्राम एरर। तो यहाँ पे प्रोग्राम एरर नहीं आएगी जब भी इस तरीके से हमें बोल रहा है। तो जिसमें भी वैल्यू आ रही है, जिस सीरीज में हम उसको शो कराते हैं, वही हम मानते हैं, वही हम उसी को हम काउंटिंग में लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो काउंटिंग है वो 1 2 3, यानी ये बाकी सब तो नन हो गई ना। तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 2 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ चलते हैं। विच फंक्शन। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि डेटा फ्रेम में हम टेक्स्ट फाइल में किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, यानी डेटा फ्रेम को सेव करने के लिए हम किस फाइल का यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं 2CSV। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 2CSV है वो एक फंक्शन है जो हम कन्वर्टिंग डेटा फ्रेम को कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 241। तो 241 बोल रहा है कि इसमें से हम कौन सी लाइब्रेरी है जो डेटा विजुअलाइजेशन को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारी पांडास, नम्पी, मैटप्लॉटलिब। तो हमारा आंसर आ जाएगा मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं डेटा को विजुअलाइज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 242 बोल रहा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर होगा बोथ ऑप्शन 1 एंड 2। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 243 में बोल रहा है, 243 में बोल रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फंक्शनलिटीज कैन नॉट परफॉर्म यूजिंग पांडास डेटा। तो इसमें से कौन सी फंक्शनलिटी पांडास डेटा परफॉर्म नहीं करता, नॉट पूछ रहा है। जो डेटा का शॉर्टिंग होता है वो पांडास करता है, फाइंडिंग मिसिंग वैल्यू इन हिंड्रेंस इन डेटा ये भी करता है, रीशेपिंग करता है स्ट्रक्चर को। तो उसके अलावा आगे क्या बोल रहा है, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज ही होना चाहिए क्योंकि ये जो हमारा पांडास होता है वो मिसिंग वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, शॉर्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है। और जहां पर मिसिंग वैल्यू नहीं होती वहां पे ये हमें NaN देता है इन डेटा। और जो रीशेपिंग होती है उसके लिए भी हम यूज करते हैं ना, पाई वोट और पाई वोट टेबल। तो ये सब हम मिसिंग रीशेपिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 244 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 244 क्या बोल रहा है, इसमें जो पांडास कोड है, इंपोर्ट पांडास एस PD फ्रॉम पांडास इंपोर्ट। अब हमें अरेंज करना है सीरीज को अपनी, ये वाली सीरीज है, ये हमारे इंडेक्स है। तो इसमें हमें बताना है कि जो ARR यानी अरेंज कर ARR के लिए हमें वैल्यू पूछ रहा है। अब हम क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारी ये एक तरह से पहले तो 1D एरे है। तो ये ARR यूज किया जा रहा है एरे के लिए। अब देखो यहाँ पर ये हमारे इंडेक्स है, ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे AEIO, ठीक है, और यहाँ पर हमारी वैल्यूज क्या देंगे, 2 4 -6 -9, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि आई में क्या प्रिंट हो रहा है, तो आई में क्या प्रिंट हो रहा है, -6। तो इसमें ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन हमारा क्या आना चाहिए, -6 इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो -6 ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, -6। ऐसे ही हमसे पूछ लिया जाए, सपोज ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें ए इंडेक्स की, तो क्या हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 245 की तरफ चलते हैं। 245 में बोल रहा है जो पाइथन पांडा से इंडेक्स मैचिंग इज यूज व्हेन एग्जीक्यूटिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सीरीज एंड एनी मिसिंग वैल्यूज इज रिप्लेस। भाई अभी मैंने जस्ट बताया, जब मैंने आपको बताया था, एडिशन करके बताया था दो सीरीज का। तो पांडास में अगर कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलती है तो वहां पर वो क्या रिप्लेस कर देता है, NaN। तो यहाँ पर NaN आ जाएगा इसका आंसर। तो बाय डिफॉल्ट ये NaN को रिप्लेस कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 246 की तरफ चलते हैं कि इसमें से कौन सा ट्रू है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि जो नम्पी एरे है रिक्वायर्स होमोजेनियस डेटा वेयर एज पांडास डेटा फ्रेम डज नॉट। तो सही बात है कि जो नम्पी एरे होता है उसमें होमोजीनियस डेटा चाहिए, लेकिन पांडास की जो डेटा फ्रेम है वहाँ पे हेट्रोजीनियस हमारा डेटा भी रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वो 2D है। हम जो डेटा फ्रेम यूज कर रहे हैं वो 2D के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन जो हम नम्पी एरे यूज कर रहे हैं वो हम 1D के लिए यूज कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमें होमोजीनियस डेटा की आवश्यकता होती है, लेकिन जो डेटा फ्रेम होता है वहाँ पे हम हेट्रोजीनियस टाइप का डेटा यूज करते हैं। दूसरा है पांडास डेटा फ्रेम रिक्वायर्स होमोजीनियस, जो डेटा फ्रेम है उसे होमोजीनियस चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया। नम्पी एरे एंड पांडास डेटा फ्रेम रिक्वायर होमोजीनियस, तो दोनों को तो नहीं चाहिए, सिर्फ नम्पी को होमोजीनियस चाहिए, पांडास को होमोजीनियस की आवश्यकता नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट होना चाहिए। आगे भी पढ़ लेते हैं। नम्पी एरे एंड पांडास डेटा फ्रेम बोथ डज नॉट रिक्वायर होमोजीनियस, तो दोनों को नहीं, यही तो सिर्फ नम्पी को हमें होमोजीनियस की जरूरत है, डेटा फ्रेम को होमोजीनियस की आवश्यकता नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पाइथन का मैटप्लॉटलिब है,
मैटप्लॉटलिब है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? सब प्लॉट बोलते हैं, स्केलेटर बोलते हैं, हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। 4 लाइन नहीं बोलते, हिस्टोग्राम ही बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 248 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 248 में है, जो इन पाइथन pandas वी कैन ऐड न्यू रो टू अ डेटा फ्रेम यूजिंग अ, तो हम किसके द्वारा न्यू रो को ऐड करते हैं? तो हम यूज करते हैं डेटा फ्रेम loc.loc के द्वारा हम इसमें न्यू रो को ऐड कर लेते हैं। सिमिलरली बोल रहा है कि डिलीट, हम डेटा फ्रेम की रो को डिलीट कैसे करते हैं? तो हम डिलीट करने के लिए यूज करते हैं डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप। तो रो को डिलीट करने के लिए ड्रॉप का यूज करते हैं, और ऐड करने के लिए न्यू रो को ऐड करने के लिए एलओसी का यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन देखो, इसमें एलओसी तो आ रहा है पर इसमें दी नेम है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इधर यहाँ पर एलओसी आ रहा है, यहाँ पर वी नेम आ रहा है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे एलओसी है, यहाँ पे ड्रॉप है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 249 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 249 क्या बोल रहा है कि विच स्टेटमेंट कैन बी यूज टू प्रिंट द मैक्सिमम वैल्यू फॉर ओनली कॉलम that contains the numeric value where dt frame is a object data frame। मतलब dt frame हमने ऑब्जेक्ट जो डेटा फ्रेम है वो बनाया, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी ये पूछ रहा है। तो देखो भाई, जो प्रिंट है dt frame डॉट मैक्सिमम, न्यूमेरिक वैल्यू ओनली ट्रू हो जाएगा तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे प्रिंट f है, तो यहाँ पर f लगा है, इसी वजह से गलत हो गया, क्योंकि हमें डायरेक्ट प्रिंट कराना है डेटा फ्रेम को। मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 2 हो गई तो हमारा ये सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रिंट dt फ्रेम डॉट मैक्सिमम और फॉल्स आ रहा है, यहाँ पे इन फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट, ओनली 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 250 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 250 में बोल रहा है कि सिंटैक्स यूज करते हैं मैटप्लॉटलिब के लिए। तो सिंटैक्स हम S1 कोलर बार मैपेबल डॉट KWARGS यूज करते हैं। S1 कोलर बार मैपेबल KX इज इक्वल टू KX ये भी यूज करते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। तो हमारी सारी स्टेटमेंट सही हो गए। तो सारे स्टेटमेंट किस में आ रहे हैं? तो सारे स्टेटमेंट भाई आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हम सही लगा लेंगे, क्योंकि जो कोलर बार मेथड होता है वो मैटप्लॉटलिब में पाइप्लॉट का मॉड्यूल होता है। जो कलर बार होता है वो क्या करता है कि पाइप्लॉट मॉड्यूल में एड्स, जो कलर बार वगैरह होते हैं उनको ऐड करने के लिए, कलर स्केल वगैरह को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम सारी स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 251 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 में बोल रहा है which of the following graph is suitable for the given statement? A graph has a column chart in which each column represents a range and value, and the height of a column correlate to the number of values of the range। जो देखो बोल रहा है कि जो ग्राफ है, ऐसा ग्राफ जिसमें जो कॉलम चार्ट है वो ईच रो हमारी क्या रिप्रेजेंट करे? ईच रो हमारी रेंज रिप्रेजेंट करे। यानी जैसे इस तरीके का जो ग्राफ होता है, ऐसा इसकी बात कर रहा है। इस तरीके से जो ग्राफ होता है इसकी बात है। तो ये हमारा एक तरह से हिस्टोग्राम टाइप का ग्राफ होता है। यहाँ पे ये जो रेंज होती है, ये रेंज डिसाइड होती है, जैसे यहाँ पे 10, 20, 30, 40 इस तरीके से। ऐसे यहाँ पे मैंने बोला सपोज 5, 15, 20 इस तरीके से। तो ये जो कॉलम चार्ट है, कॉलम के थ्रू कॉलम चार्ट की बात कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो इस तरीके का हो गया, ये हिस्टोग्राम तरीके का हो गया। तो हमारा ये ऑप्शन 251 का ये हो गया करेक्ट। अब 252 में बोल रहा है कि जो रिलेटिव पाथ है, रिलेटिव करंट वर्किंग डिक्शनरी, तो उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं? डिनोटेड अ डॉट while its parent dictionary is denoted with।
जो रिलेटिव पार्ट होता है करंट वर्किंग डिक्शनरी का, उसको हम इस सिंगल डॉट से डिनोट करते हैं, और जो पेरेंट पार्ट होता है उसको हम दो डॉट से डिनोट करते हैं। यानी जो डिक्शनरी होती है, जो हमारा पाथ होता है डिक्शनरी का, उसमें जो पाथ को हम सिंगल डॉट से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर हमको पेरेंट डिक्शनरी दिखानी है तो हम 2 डॉट्स का यूज़ करते हैं पेरेंट डिक्शनरी के लिए। और सपोज मुझे इस पेरेंट की भी पेरेंट डिक्शनरी दिखानी है तो मैं 3 डॉट का यूज़ करूँगी। नॉर्मली एक तरह से समझिए, चाइल्ड के लिए नॉर्मल डिक्शनरी यानी चाइल्ड के लिए सिंगल डॉट, उसके फादर के लिए 2 डॉट, और उसके भी फादर के लिए 3 डॉट, और उसके भी फादर के लिए 4 डॉट। समझ में आ गया? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। तो इतने क्वेश्चन, अभी 252 क्वेश्चन हो गए, हम बाकी के क्वेश्चंस भी देखेंगे। और वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट।